अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी सियासत अब खुले में आ गई है। मामला कुछ यूं हुआ कि आपको याद होगा जिस दिन पहले दिन सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस की समाअत हो रही थी और बेंच 9 रुकनी बैठा, तो उस दिन जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस सरदार तारिक ने अपने आप को अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बाद अपने आप को अलहदा कर लिया। लेकिन ऑर्डर ऑफ द डे गुज़श्ता रात सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर लगा जस्टिस काजी फायजीसा की तरफ से, और हैरानकुन तौर पर ये कि उस ऑर्डर को वेबसाइट के ऊपर अपलोड होने के कुछ ही देर बाद हटा दिया गया। लेकिन ये जो ऑर्डर है ये हमारे पास मौजूद है और इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और जो पूरी बताई गई है चेन ऑफ इवेंट्स, वो इंतहाई तशवीशनाक। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब इसके ऊपर बड़ी तशवीश होती है और पहला सवाल हमारा इसी से शुरू होगा। हुआ कुछ यूँ कि जो काजी फायजीसा साहब हैं वो अपने इस ऑर्डर ऑफ द डे में लिखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस को गैर ज़रूरी उलझन में उलझा दिया है। वो कहते हैं कि आज दिन तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि उन्होंने जवाब देना गवारा नहीं किया। अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा के सरबराह एक आइनी इदारा है अदालत उज़्मा, और आइनी इदारा फ़र्द वाहिद की मर्ज़ी से नहीं चल सकता। अदालत उज़्मा में रिवाज रहा है कि बेंच की तश्कील और दीगर उमूर में सीनियर जजेस से मशवरा किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जब से जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ओहदा संभाला है। फिर आगे लिखते हैं जस्टिस काजी फायजीसा कि जजेस की हैसियत का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब से उमर अता बंदियाल साहब आए एक दफ़ा भी फुल कोर्ट इजलास नहीं हुआ। ये भी कहा कि वो वाजे कर दें कि वो ख़ुद को इन मुकदमात की समाअत से दस्तबरदार नहीं कर रहे। ये हमें उस दिन रिमार्क्स की सूरत में जो जस्टिस काजी फायजीसा ने अदालत के अंदर कहा था उसमें भी नज़र आया, और अब रिटन ऑर्डर में भी उन्होंने ये लिख के कहा है कि वो इस केस की समाअत से अपने आप को दस्तबरदार नहीं कर रहे। लेकिन कानून की बार बार ये आगे फिर उन्होंने बड़ा तफसीली नोट लिखा है, 30 पेजेस का नोट है। अब इसके बाद बड़ी तशवीश पैदा हो गई कि एक तरफ नामजद चीफ जस्टिस हैं, दूसरी तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनके दरमियान अब खुलकर ये सारे इख्तलाफात सामने आ गए हैं। तो ये किस करवट मामला बैठेगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ें तो आ रही थी, अभी खुलकर दो मौजूदा और आने वाले चीफ जस्टिस के दरमियान में इख्तलाफात आए हैं। आज एक तकरीब से भी खिताब किया मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब ने, और वो ये समझते हैं कि कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म ले रहे हैं, और ये भी कहते हैं कि हम अदालत में कानून से मुतल्लिक और अवामी अहमियत का मामला देखते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि हम अपने इख्तियारात का बहुत मोहतात होकर इस्तेमाल करते हैं। ये जो अब खुलकर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर के, इसका नतीजा क्या निकलेगा? तज्ज़ियाकारों से यही जानते हैं। इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और हफीजुल्लाह न्याई साहब हमें ज्वाइन करें। बेनज़ीर, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी। जो ऑर्डर ऑफ द डे सामने आया है बहुत ही सख्त लैंग्वेज है और बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं, आपके इनिशियल टेकअवेज क्या हैं? अलीना, पहली बात तो ये है कि अब मेरे ख्याल से काफ़ी क्लियर हो गया है और लग भी ये रहा है कि अब यही जस्टिस बंदियाल साहब की लेगेसी होगी जो वो रिटायरमेंट में लेके जाएंगे। और उनकी लेगेसी क्या होगी? एक कि उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट में बड़ा एक वाज़े तौर पे एक तकसीम था जिसकी हमें शायद माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। शायद एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड किस्म की सिचुएशन थी, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, जो मैं नहीं कह रही, उनके अपने जजेस कह रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने एक वन मैन रूल की तरह पूरा सुप्रीम कोर्ट चलाया है। और चीफ जस्टिस और जो जस्टिस ईसा हैं वो अपने नोट में ये तक कह रहे हैं कि कानून तो चले एक तरफ, वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, आपने जो सुप्रीम कोर्ट की रवायात है, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको भी बरकरार नहीं रखा। और इसमें वो मिसाल देते हैं इस नोट में जस्टिस गुलजार की, जिसमें वो कहते हैं कि जब जस्टिस गुलजार चीफ जस्टिस थे तो वो जस्टिस बंदियाल से मशावरत करके बेंचेस की तश्कील करते थे और जो भी बाकी मामलात थे सुप्रीम कोर्ट के तय करते थे। लेकिन जस्टिस बंदियाल ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि अपने दौर में उन्होंने फुल बेंच क्या फुल कोर्ट की कोई मीटिंग भी नहीं बुलाई। तो एक तो उनकी लेगेसी अब ये होगी, और जो दूसरी उनकी लेगेसी होगी वो उनके फैसले जो उन्होंने सियासी केसेस में किए हैं, जिनके बारे में फिर से उनके अपने जजेस कह रहे हैं कि आइन के कुछ ऐसे केसेस हैं जो आइन के मुताबिक नहीं है और जिसमें आइन को रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो सबसे एक अहम चीज है इस नोट में अलीना, वो मेरे लिए ये थी कि ये देखिए, एक चार्जशीट जस्टिस बंदियाल के खिलाफ तो है,
लेकिन ये एक चार्जशीट उन 6 जजेस के खिलाफ भी है जो चीफ जस्टिस साहब के साथ बेंच में बैठे, जिन्होंने एक सीनियर जज के फैसले को मुअत्तल किया, जिसके बारे में जस्टिस ईसा लिखते हैं कि आईन उनको इजाजत ही नहीं देता कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सस्पेंड करें। तो देखें, जस्टिस बंदयाल साहब तो रिटायर हो जाएंगे, उनके 2-3 महीने रह गए हैं, लेकिन ये जो 6 जजेस हैं, ये जो जूनियर 6 जजेस हैं, ये तो अदालत में रहेंगे, इनकी तो अभी रिटायरमेंट नहीं होगी। तो इनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी अवाम के बारे में, अवाम के सामने, जब इनके अपने सीनियर्स इनके बारे में कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे फैसले करते हैं जो आईन के मुताबिक नहीं है। नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी भी जो बेंच बैठा हुआ है उसमें जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह टाइप नाम है, जिनको पाकिस्तान का लॉर्ड डैनिंग कहा जाता है। तो क्या ये कहना जस्ट होगा इरशाद भट्टी साहब? बिल्कुल कहना दुरुस्त नहीं होगा मैडम शेख। पहले तो ये खूबसूरती देखिए कि एक तरफ नामजद चीफ जस्टिस, दूसरी तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस, और माजी में इससे बुरी मिसाल मौजूद है। ये कोई पहली मिसाल नहीं है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तब भी 1997 में, तब दो चीफ जस्टिस मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में और दोनों की काज लिस्ट लगती थी, और तब भी मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी। और ये चार्जशीट नहीं है। एक जज के किसी इख्तलाफी नोट को चार्जशीट नहीं कहा जा सकता दूसरे जजेस के खिलाफ। अच्छा। नतीजा क्या निकलेगा मैडम शेख, आपके सवाल का जवाब है। नतीजा जो निकलना था निकल चुका। सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तमाशा बन चुके, सुप्रीम कोर्ट और तमाम जजेस की क्रेडिबिलिटी पर लोग बातें कर रहे हैं, और जजेस इख्तलाफात घर घर पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में इतने सीनियर लेवल पर उम्र के इस हिस्से में इस तरह की बातें, इस तरह की पसंद नापसंद, इस तरह की आईनी जिद, इस तरह की कानूनी अनाएं पूरा मुल्क सुन रहा है और भुगत रहा है। नतीजा जो निकलना था निकल चुका। 2.5-3 महीने पहले ही फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस नामजद हो चुके। पता नहीं क्या जल्दी थी, नोटिफिकेशन जारी हो चुका। चीफ जस्टिस की अभी से ही जो हाल हो रहा है मौजूदा चीफ जस्टिस का, वो सबके सामने है। मैडम शेख, बिलाशुबा चीफ जस्टिस साहब को मुशावरत करनी चाहिए। बिलाशुबा जब फौजी अदालतों पर फुल कोर्ट का फैसला मौजूद है तो इधर भी फुल कोर्ट बना लेते, 2 सूबों के इलेक्शन पर भी फुल कोर्ट बना लेते। कई बार कह चुका और मैं इसमें भी हक में हूँ कि 9 मई का जो शर्मनाक दिन है उसके हवाले से या फौजी अदालतें होनी चाहिए या खसूसी अदालतें होनी चाहिए, नॉर्मल अदालतें नहीं होनी चाहिए। अच्छा। मगर मैडम शेख, मुझे समझ नहीं आती चीफ जस्टिस फायज ईसा का ये कहना कि चीफ जस्टिस ने जजेस को गैर जरूरी कशमकश में उलझा दिया है। क्या सर सिर्फ चीफ जस्टिस ने गैर जरूरी कशमकश में उलझा दिया है? आपका इसमें कोई किरदार नहीं है। और फिर ताली दोनों हाथों से नहीं बजती फायज ईसा साहब। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि ये चर्चा जो होता है कि फायज ईसा साहब ने कमाल का फैजाबाद धरने का फैसला दिया, मगर मुझे ये क्यों नहीं सुन रहा कि उन्होंने एक कमाल का फैसला दिया था, हुदैबिया जैसा ओपन एंड शट केस बंद कर दिया था। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि जब इनके खिलाफ रेफरेंस आया तो कभी भी किसी भी मौके पर फायज ईसा हर गिला कर देते थे कि मेरी खिलाफ जितनी भी चीजें वो मीडिया में आ रही हैं, लीक करवाई जा रही हैं, लेकिन फायज ईसा साहब की तरफ से जो चीजें आती हैं वो मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज बनती हैं। ये कैसे हो जाता है? सर वो उन्होंने वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर दिया। नहीं, उन्होंने वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर जारी किया। बात नहीं कर रहा मैडम शेख, मेरी बात कंप्लीट होने दें प्लीज। इसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं रेफरेंस से लेकर आज तक जवाब दर जवाब जवाब दर जवाब 12 खतूत थे कोई तकरीबन। अच्छा, मुझे जो दर्जनों खत फायज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट को लिखे, चीफ जस्टिस को लिखे, वो मीडिया पर कैसे ब्रेकिंग न्यूज बन गई? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि फायज ईसा साहब आइन की खिलाफ वर्जी करने वाली हुकूमत के यहाँ जश्न आइन मनाने चले गए, मगर वो अहम अपने ब्रदर जजेस में अहम केस में नहीं बैठे। मुझे आज तक समझ नहीं आई। वो कौमी असम्बली गए, हुकूमती बेंचों पर बैठे, जरदारी साहब और इसाक डार साहब के साथ सब तकरीरें सुनी और उन तकरीरों से उनको इख्तलाफ था, मगर फिर भी सुनी, यहाँ इख्तलाफ करके वो उठ गए। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि फायज ईसा साहब अपने खिलाफ तो जासूसी को गैर कानूनी समझते हैं, मगर दूसरे जजेस के यहाँ वो बेंच के सरबराह बन जाते हैं और कहते हैं आओ इस पर तहकीकात करते हैं। तो मैडम शेख, ये कोई एक तरफ से नहीं लगी। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त बात हो रही है 2 धड़ों की। एक दर है फायज ईसा काजी साहब, एक दर है चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब।
आप इस तरह नहीं कर सकते कि उनकी जो इख्तलाफी नोट है वो चार्जशीट हो गया। अच्छा, दूसरों की जो बात है वो चार्जशीट नहीं है उनके खिलाफ। भट्टी साहब सिर्फ बंदयाल साहब ने नहीं कहा, ये तो नामजद चीफ जस्टिस है, इसलिए इनकी बात में वजन है। इससे पहले बहुत से और जजेस भी कह चुके हैं, आपको भी याद होगा। ख्याल जजेस है मैडम शेख, अगर एक हम ख्याल जजेस कहा जाता है एक धड़े के, तो दूसरों को भी कहना चाहिए कि दूसरे धड़े के हम ख्याल जजेस हैं। हुकूमत को भी कहना चाहिए। तो बात यह है कि नुकसान सुप्रीम कोर्ट का हो रहा है, किसी एक बंदे का नहीं हो रहा। 2-3 महीने बाद बंदयाल साहब ने चले जाना, हम न्यायी साहब को शामिल गुफ्तगू करें, उसके बाद अगले चीफ जस्टिस ने आना। ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। बेनजीर, अगर आप इजाजत दें तो मैं न्यायी साहब को, हाँ, मैं न्यायी साहब को शामिल करके फिर आपके पास आती हूँ। न्यायी साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं कि ये इसको चार्जशीट नहीं कहा जा सकता, ये आप अनजस्ट कर रहे हैं। अटॉर्नी एट लॉ इरशाद भट्टी साहब, यकीन जानो कि मुझे ऐसा लगा कि आज हमने रीम उमर को दोबारा बुलवा लिया है। ऐसी मुदल्लल एक्सपर्ट ओपिनियन के सर जो है मेरा धुनने को दिल चाहिए। बहरहाल वो भट्टी साहब ने जो बात की है वो इतनी लोगों को मुतासर कर चुकी है कि मैं उसमें पड़ गया तो मेरा आर्गुमेंट अपनी दलील दे देना आप। वो बेनजीर साहब उनको जवाब दे लेंगे, उनके ज़हन में होगा। ठीक है, आप अपनी दलील देखिए जी, काजी फाजिशा साहब का जो नोट है वो ने खुद कहा, पूरे भरे 9 बेंच में कहा कि चार्जशीट है, उसके अंदर सिवाय चार्जशीट के कुछ होते। चार्जशीट का उर्दू तर्जुमा पता नहीं क्या निकलेगा, लेकिन उसके अंदर आप चार्जेस लगाते हैं किसी के ऊपर और उसके ऊपर नोट लिखते हैं। तो काजी फाजिशा ने तफसीलन 19 सफ़े का एक नोट लिखा और जो उन्हें पढ़ के सुनाया और उसमें उन्होंने चार्जेस लगाए और एक से लेके आखिर तक। आज चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा ये उनका टोटल ये वो जो हटा लिया गया वेबसाइट से, ये पूरा फलंदा जो काजी फाजिशा साहब का मैंने एक पढ़ा है। यकीन जाने को उन्होंने कोई बात की नहीं है, उन्होंने सिर्फ फैक्ट्स नरेट किए हैं जो कुछ होता रहा है और उसके बाद उन्होंने कुछ हवाले दिए। उमर बंदयाल साहब, इज्जत आप चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हम वही काम करते हैं जो अभी आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि जो आईन और कानून हमें जिस चीज की इजाजत देता है। काजी फाजिशा साहब का जो पहला चार्ज है वो यही है कि आपने वो काम किए हैं जिसकी आईन और कानून इजाजत आपको नहीं देता। और मैं 175(2) का हवाला दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये लिमिटेशन है आर्टिकल 175(2) के तहत, जिसके तहत वो उसको सुप्रीम कोर्ट को लिमिट करता है कि उन्होंने जो कुछ एक्सरसाइज करने की पावर आईन और कानून के मुताबिक करनी है। अब काजी फाजिशा साहब ने ये कहां से किया? काजी फाजिशा साहब ने ये कहा कि एक असेंबली और सेनेट एक कानून बनाती है, उसको सदर जो है अप्रूव करता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को एवेल्युएट कर सकती है। लेकिन ये कहीं नहीं इसकी लिमिटेशन कि आप कानून अभी प्रोसेस में हो, अभी वो सोच रहे हो और चीफ जस्टिस साहब उसके ऊपर स्टे जारी करके 3 महीने की तारीख देते। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन के अंदर स्पीड ऑफ लाइट के साथ बहुत सारे मुकदमा निपटाए हैं, क्योंकि उनकी एजेंसी ज्यादा थी और उनको पब्लिक इंटरेस्ट के थे और उनके अंदर कई में ह्यूमन राइट्स है उनको बकौल चीफ जस्टिस साहब के, और चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती थी तो उनके लिए उसके ऊपर कुछ ना कोई राय देना जरूरी था। अच्छा, अब उसके अंदर 2 जो मुकदमा आता है वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान रहती तारीख तक, जब तक आईन पाकिस्तान कानून और सुप्रीम कोर्ट कायम दायम है, इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जो है क़यामत तक रहेगा और ये भी क़यामत तक रहेंगे। ये 2 फैसले जो हैं, वो 2 फैसले क्या है? एक, उन्होंने ये कहा कि ये आईन के अंदर आज तक इसकी ये इंटरप्रिटेशन ली गई कि अगर कोई बंदा अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देता है तो अपनी सीट से महरूम हो जाएगा। ठीक है, चीफ जस्टिस साहब ने पहली दफा उसकी इंटरप्रिटेशन की कि नहीं, वो ना सिर्फ सीट से महरूम हो जाएगा बल्कि वो जो है उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। साथ बैठे हुए एक जज जिसको उन्होंने नजर वट्टू के तौर पर चीफ जस्टिस साहब हमेशा 9 के बेंच में 4 बिठाते हैं, 7 के बेंच में 3 बिठाते हैं, 5 के बेंच में 2 बिठाते हैं और 3 में 1 बिठाते हैं और कई दफा वो भी नहीं बिठाते। उसके अंदर वो लिखा कि जी अगर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो आईन को या जो बेंच है उसे रीराइट किया। फिर सारों ने ये कहा कि रीराइट किया, लीगल फर्टिलिटी ने कहा। दूसरा ये किया कि उन्होंने ये, जैसे मैंने अभी साइटेशन किया है कि उन्होंने अभी बिल मंजूर नहीं हुआ, चुनाचे काजी फाजिशा की नजर में, और जब भी आप देखेंगे कि इसके ऊपर जरूर एक डेलिब्रेशन होगी, बेंच बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी अपने ही उसके ऊपर कि ये सुप्रीम कोर्ट ने तजावज किया है और इलीगल काम किया है
और उसके बाद ये भी होगा कि इन्होंने सोच समझ के किया। ये आप देख ले सामने आएगा। काजी फायज साहब ने कौन सी बात ऐसी कर दी है, उन्होंने कहा कि मैं आज तक 3 महीने में नहीं बैठा बेंच में, क्योंकि आपने जो काम किया हुआ है। अच्छा, शुरू भी उसमें ऐसा हुआ है कि कई चीजों में उन्होंने जो एक एक चीज को देखें, अब बता रहा है वो आपके पास वक्त नहीं है, उन्होंने कुछ ही आपने बता दिए, कुछ जो है रह गई है। उसके अंदर जो भी आप देख लेंगे जी। उनको कहा जा सकता है आज उनके पास मौका था, वो उसके अंदर कह देते, कोर्ट के अंदर जवाब मिल सकता था कि इनकी ये बात का ये जवाब है। होता ही यही है कि जैसे कोई वकील आर्गुमेंट देता है किसी प्रोसिक्यूशन के अंदर या एक्सक्यूशन के अंदर या डिफेंस में, तो साथ जवाब आ जाता है। मेरे नजदीक इस वक्त जो बेनजीर साहब ने कहा, हकीकत यह है कि मैं इतना पॉइंट बोलता हूँ कि पाकिस्तान के हाईएस्ट फोरम पे इतनी तहकीक पहले भी होती रही है, इससे भी जो है अबतर हालात रहे हैं हमारे जजेस की तरफ से, और ऐसे फैसले किए हैं कि आज तक हम नादा में शर्मिंदा हैं। लेकिन इस सिलसिले में उन्होंने सिवाय एक बदनीति के ऊपर, जो काजी फायजिया साहब उन 4 जजेस में से थे जो रावलपिंडी बार केस वर्सेस फेडरेशन पाकिस्तान था, उसके अंदर उन्होंने उनके मिलिट्री कोर्ट से खिलाफ फैसला दिया। आपका मैं बुनियादी पॉइंट समझ गई हूँ। आप कह रहे हैं फैक्ट्स उन्होंने बयान किए जो होता आ रहा है, और फिर ऑब्वियसली जो हम लोगों ने देखा उसको कोरॉबरेट करते हैं उसके साथ। लेकिन सर जो पब्लिक लिटिगेशन, मुझे आज पब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो कि आईन और कानून की पाबंदी करना चाहता है, मुझे इसका जवाब चाहिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि जो काजी फाजिया साहब ने आपके ऊपर जो चार्जशीट लगाई है, हम 25 करोड़ लोग इसका जवाब चाहते हैं और बताएंगे ये गलत है। अच्छा, जवाब देना चाहिए आपके ख्याल में? उन्होंने तो हटाई रजिस्ट्रार ने, क्योंकि रजिस्ट्रार भी कंट्रोल में ही होता है। चाहिए मेरा मुतालबा है, मैंडेटरी है कि वो दे, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है, पूरे आईन ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर आईन की धज्जी उड़ी हुई है, उनके ऊपर लाजिम है कि वो दें। ठीक है, बनाए कानून अंडरमाइन हुए। ठीक है, इसके ऊपर मैं जरा आती हूँ। यही बनना कि बच्ची बनाना रिपब्लिक बननी है कि ना आईन है ना कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो जैसे है, इंस्टीट्यूशन ने काम करने, सुप्रीम कोर्ट जैसे है, मैं कहता हूं उसको काम करना है। हम बात करें सुप्रीम कोर्ट, हमने बड़े बड़े दौर देखे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम लोगों ने जुडिशियल एक्टिविज्म का भी दौर देखा जब साकिब निसार साहब थे, लेकिन तब भी फैसलों की अमल दरामद होती थी, फैसलों के अमल दरामद होता था। ऐसे हमने कभी नहीं देखा कि तनकीद हो रही है और अंदर से ही आपके ब्रदर जजेस जी इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। बड़े खतरनाक है। इवन फिर आगे जाके जस्टिस ईसा साहब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? बट बेनज़ीर कुछ ऐड करना चाहती हैं इन सब नुक्तों पे आने से पहले? बेनज़ीर, देखिए अलीना, एक तो ये कहना कि सिर्फ ये जस्टिस ईसा के इख्तलाफात है या उनके ग्रीवेंसेस हैं, पॉलिटिशियंस इन रोब्स किसने कहा था? जस्टिस अतर मिलिना ने कहा था। बहुत से और जजेस हैं जिनके बहुत से कंसर्न्स हैं, ये जो दूसरा एक ग्रुप है जजेस का, इनके बारे में। दूसरी बात, ये जो चार्जशीट है, ये चार्जशीट इसलिए है क्योंकि ये अंदरूनी एक लड़ाई नहीं है। वो जस्टिस ईसा अपने नोट में लिखते हैं कि इसकी वजह से बड़े अहम फैसलों पे असर पड़ रहा है, बड़े अहम केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं उन पे असर पड़ रहा है, जैसे कि ये मिलिट्री कोर्ट्स का केस जो एक फंडामेंटल राइट्स का इशू है। जैसे वो लिखते हैं अपने नोट में कि सहाफियों के बुनियादी हकूक का केस उनके सामने आया 2021 में, उनके बेंच को सस्पेंड कर दिया गया और आज तक उसका फैसला नहीं आया। तो ये असर पड़ रहा है पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम पे। ये सिर्फ जस्टिस ईसा और जस्टिस बंदियाल साहब की लड़ाई नहीं है। लेकिन यहाँ पर अहम ये भी है कि जस्टिस याहिया और जस्टिस मंसूर साहब, जो हमने देखा पहले भी इख्तलाफात कर चुके हैं, बट वो इस बेंच पे बैठे रहे, अभी भी हिस्सा हैं वो 7 रुकनी बेंच का। देखिए, जस्टिस ईसा सीनियर मोस्ट जज है जस्टिस बंदियाल के बाद, तो वो जो बात कर रहे हैं अपने नोट में, वो कह रहे हैं कि कुछ उनकी, और वो 3rd नंबर पे, और वो दोनों जजेस उठ के गए हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ ट्रेडिशंस हैं जो आपने सुप्रीम कोर्ट में फॉलो कर चले। आप कानून को नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन आपने तो कुछ ट्रेडिशंस भी फॉलो नहीं किए आपने। और ये देखें अलीना, ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कि आपने सारे जजेस को साथ लेके चलना है। तो ये जो ग्रीवेंसेस हैं या ये जो कंसर्न्स हैं जस्टिस ईसा के, जाहिर सी बात है क्योंकि वो सीनियर मोस्ट जज हैं, उनके जरा थोड़े से मुख्तलिफ हैं। और ये जो बाकी जजेस हैं इनके शायद ये इस वक्त ये, और हो सकता है जब इनका, अभी हमें नहीं पता फैसला क्या आएगा, हो सकता है ये कोई डिसेंडिंग नोट लिखे, हो सकता है ये सारे मामला जैसे इन्होंने पहले उठाए दोबारा उठाए। ठीक है जी। अच्छा भट्टी साहब, आपने हमारे दोनों एनालिस्ट के दलाइल सुने, आप कुछ कहना चाहेंगे?
जी देखिए, पहली बात तो ये है कि फिर एक मर्तबा कह रहा हूँ, पहले भी कहा है कि ये मत कहिए कि इस तरह का दौर हमने कभी नहीं देखा। इससे बुरा दौर देखा है 1997 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, जब कोयटा के एक बेंच, कोयटा रजिस्ट्री में एक बेंच ने चीफ जस्टिस को काम करने से रोक दिया था, सजाद अली शाह साहब को। और फिर उस दो चीफ जस्टिस थे, दो अपने अपने अलग-अलग मुकदमों की फहरिस्तें लगाते थे। और उस वक्त भी ये कार खैर मुस्लिम लीग नून के हाथों हुआ था। वो ब्रीफ केस वाली कहानियाँ, वो जजेस को तकसीम करने वाली कहानियाँ। कसूर ये था कि नवाज शरीफ साहब को तौहीन अदालत में बुला लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी हुआ था। कीमे वाले नान खिलाकर पंजाब से बसों में भरकर पंजाब हाउस में ठहरा कर। दूसरी बात सारा जो आइन, कानून, इखलाकियात, मैनर्स, असूल एक शख्स में भरे गए हैं। बाकी तो सारे मेरे ख्याल से पता नहीं वो कहाँ से आए और किधर चले गए। तीसरी बात, जब एक ब्रदर जजेस के खिलाफ एक बाकायदा घनौनी और मुनज़्ज़म और तज़ीकी मुहिम चल रही थी, जब सुप्रीम कोर्ट पर हमले हो रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्द किया जा रहा था, जब आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, तब क्यों नहीं कोई 19 सफाती इख्तलाफी नोट आया कि आज मुझे दुख हुआ है आइन को नहीं माना गया। आज मुझे दुख हुआ, मुझे बात कर लेने दे प्लीज, बात कर लेने दे। मैं नहीं बोला, मैं किसी में नहीं बोला, प्लीज बात कर लेने दे, मैं किसी में नहीं बोला। मैं आपको टाइम दूंगी, आपको टाइम दूंगी। 1 मिनट भट्टी साहब को बात, सब्र करें प्लीज। नहीं भट्टी साहब आप भी प्लीज थोड़ा सा जल्दी करें। अच्छा, उस वक्त क्यों नहीं आया? नंबर 1, उस वक्त खड़े होने का वक्त था। नंबर 2, जब इतना क्रिटिकल टाइम था, इतना अहम टाइम था, इस वक्त मुल्क किससे गुजर चुका है। एक 9/11 हो चुका है पाकिस्तान का, 9 मई हो चुका है, उसके बाद बड़ा अहम मौका है। आप क्या कर रहे हैं कि वो फलां सर्कुलर जारी हुआ था, उसके बाद मैंने एक फैसला दिया था, उसके बाद उसके जवाब में ये हो गया था, उसके जवाब में उसकी कानून साजी हो गई थी, उसके जवाब में उस कानून साजी के जवाब में ये हो गया था, उसके लिहाजा मैं उठ के जा रहा हूं। यानी सर, तो उन्होंने बताया ना कि सर हम आपकी तरफ देखते हैं। अच्छा। सर आप हमारे काबिल एहतराम जज हैं, हम आपकी तरफ देखते हैं, मुल्क आपकी तरफ देख रहा है, कौम आपकी तरफ देख रही है। अपनों से बड़े होकर फैसले करें सर। अच्छा। और आखिरी बात यह है मैडम शेख कि प्लीज, मैं कब कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने पहले दिन से आज तक सारे काम, अगर वो फुल कोर्ट 2 सूबों के इलेक्शन पर बना लेते तो हो सकता है। वैसे तो 90 दिन में इंतखाबात हो जाते तो यहाँ बात ना पहुंचती, लेकिन फुल कोर्ट बना लेना चाहिए। सर, फुल कोर्ट से पहले तो एतराज इस चीज के ऊपर है कि जब सूबाई हाई कोर्ट इसको देख रहे थे तो उसको नोटिस की जरूरत ही नहीं थी। बुनियादी नुकता तो ये है जिससे सारा का सारा मामला, लेकिन इससे भी बुनियादी नुकता ये है कि 90 दिन में अगर इंतखाबात हो जाते तो हाई कोर्ट्स में भी मामला ना पहुंचता। सर, वो उस वक्त बुनियादी नुकता तो ये है। एक छोटी सी ब्रेक हम लेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे 2 तज्जियाकारी समझते हैं कि जस्टिस काजी फायजी ईसा का नोट मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ एक चार्जशीट है। इरशाद भट्टी साहब इससे अग्री नहीं कर रहे हैं। न्यायी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए जी, मैं 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि हम बहुत दूर चले गए हैं। मतलब जो डोगर के केस के अंदर कैसे उसको आपने भी थोड़ा एड्रेस कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उसके ऊपर लिया कि किस तरीके से सो मोटा लिया और इलेक्शन कराने के, जबकि हाई कोर्ट ऑलरेडी इसको जिसको कहना चाहिए उस टेकअप किया हुआ था, उस पर डिसीजन भी कर चुका था। फिर 184(3 जिसके साथ नोटिस लिया गया, उसके अंदर लिखा विदाउट प्रेजुडिस टू हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट को अंडरमाइन किए बगैर ये 184(3 की गुंजाइश है। ये सारी बातें टेक्निकल है और यहाँ पे उसको हमने कोई बीन तो बजानी नहीं है कहीं भैंस के आगे। मुझे सिर्फ ये 2-3 बातें करनी है कि सजाद अली शाह के केस को क्यों नहीं साइटेशन होती आज तक। कभी आपने जस्टिस मुनीर का भी सुनते हैं, हम इवन भुट्टो साहब की फांसी का भी सुनते हैं, कभी किसी को सुना है किसी डिबेट पे कि सजाद अली शाह के वक्त में ये गैर कानूनी या गैर आईनी काम हुआ। तो यही कहा जाता है ना कि जी जो बेंच ने फैसला किया उन्होंने पैसे ले लिए, यही कहा जाता है ब्रीफ केस चला गया। मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता कि ये इतना लो क्लास बातें हैं कि मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन सजाद अली शाह का केस था क्या? सजाद अली शाह ने वो कौन सा इम्पैक्ट था बेनजीर पत्नी आपको याद होगा, जिसके अंदर सीनियरिटी का असूल बना, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो हुकूमत की एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, जो सीनियर मोस्ट होगा वो चीफ जस्टिस बन जाएगा। हाबुल खैरी नहीं, वो था तो हाबुल खैरी तो वकील था, वो इम्पैक्ट का था, पता नहीं क्या था उसका नाम, मरा नहीं है। अब उस केस के अंदर उन्होंने एक सीनियरिटी का असूल तय कर लिया।
सीनियरिटी का असूल जब तय हो गया तो उन्होंने मुतालबा किया कि शहजाद अली शाह साहब आपको जो बेनजीर साहबा ने, हालांकि बेनजीर के साथ चपलस चल रही थी और उन्होंने बेनजीर के वक्त में ही इसको ले लिया था क्योंकि वो हटाना चाहती थी किसी तरीके से शहजाद अली शाह साहब को अपने आखिरी दौर में। तो वहां पे ये जब ये हुआ इस दौरान में जब हुकूमत तब्दील हुई तो वहां पे ये बात हुई हुएन कराई कि जी आप, उसका भी पीछे बैकग्राउंड है कि फारूक लगारी साहब जो अभी वो कौन सी थी 32B जो हमारी जो थी जिसके तहत वज़ीर आज़म को 58 जो क्लास जिसके तहत वो डिसमिस किया करते थे, उसके 58 को दोबारा वो नवाज शरीफ साहब को भी हुकूमत में 4 महीने नहीं तो एक्सरसाइज करना चाहते थे। चलो एक लंबी चक्कर है उसमें कौन कहाँ खड़ा था, स्टेशन कहाँ खड़ी थी, लेकिन नवाज शरीफ चूंकि अभी नया नया आया था उसकी इतनी गई औकात गई गुजरी नहीं थी, उन्हें उठा के वो जो केस है क्वेटा बेंच ने ये फैसला किया कि आप जो है जो फैसला किया है जो सुप्रीम कोर्ट का वो इम्प्लीमेंट हो जाए। इम्प्लीमेंट हो गया और सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस बन जाए, जो भी सीनियर मोस्ट जज था वो चीफ जस्टिस बन गया। उसके अंदर बाकी जेब दास्तान के लिए सच झूठ में नहीं पढ़ना चाहता, तो सारी बातें सच होंगी। कभी लोगों को खरीद लिया गया, पैसे क्योंकि लोगों ने खुद गवाही दी, नहीं दी, किसी को मारा पीटा, मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन इसके अंदर कौन सी बात आइन के खिलाफ हुई, हम जो बात कर रहे हैं की, मैं हैरान होता हूँ कि हम कहाँ से खींचते हैं बात, कहाँ पहुंचाते हैं। भाई आपने वैसे किसी को एक बात, आपका कोई मौकफ है, मेरा कोई मौकफ है, करूँ, लेकिन उसको ऐसे सारे ना दूं जिससे आपकी हमारी अपनी दलील जो है वो एक आमियाना लगे। ये उन्होंने, मैंने बात कहा है कि उन्होंने शुरू ही किया है कि आपने 135F 2 के तहत 175(2) जो हमारा है आर्टिकल, उसके तहत आपने गलत किया। और वो इसलिए किया कि वो कानून जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो सदर अप्रूव कर चुके थे, उन्होंने चलने दिया। और उसके बाद आप कैसे कर सकते हो? वो 3 महीने वो नहीं बैठे, उन्होंने कहा मैं नहीं बैठा बेंच में क्योंकि मैं समझता हूं कि ये जो काम हो रहा है सर उस वक्त सदन ने अप्रूव नहीं किया था, वो आई थिंक सेनेट से अप्रूवल से, पार्लियामेंट से अप्रूवल हुआ था, सदर का असेंट अभी लेना बाकी था। बट हाँ वो उसी स्टेज पे, हाँ नहीं बट उसी स्टेज पे आके बिल की स्टेज पे ही वो उसका कभी होना था, एक्ट बनना था, लेकिन उसी स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। लेकिन उसके बाद एक्ट बन गया, उन्होंने असेंबली में रोका नहीं उसको, एक्ट बन गया। वो तो सर ऑब्वियसली, लेकिन अब कानूनी तौर पर इसके ऊपर हिच ये है ना कि जब हुक्म इम्तना दिया हुआ है तो यही तो हिच है कि स्टे कैसे आप एक बिल के ऊपर कैसे स्टे दे सकते हैं सर? अब नहीं, लेकिन इसमें आप उसको या एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो सर, बट इसके ऊपर कानूनी हल्के जो है ना, इसके ऊपर कानूनी हल्के बड़े तकसीम है। इसकी वजह ये है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो बेंच बैठा हुआ है उसके बाद बहुत से किस कानून के तहत स्टे दिया, यही तो मैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कानूनी फ्रेटर्निटी भी डिवाइडेड है। अपने नाज़रीन की भी कर दे कि काजी फैज ईसा इस कानून के तहत कह रहे हैं कि उसको नहीं होना चाहिए, वो नहीं कर सकते। आप कहते हैं नहीं फला कानून के तहत स्टे दे दिया, वो कहते हैं या इसके पास सुप्रीम कोर्ट एक ही काम कर सकता है, या इसको सेट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, कर दे रिजेक्ट। आप जो कार्यक्रम जुलाई के अंदर आप मई के अंदर आपके पास आ रहे हैं, ओके 3 महीने आप दे दिए, कहाँ 2-2 दिन में पैसे दे रहे हैं? ओके अच्छा बेनजीर, ओके एक सेकंड बेनजीर, अब जो भी आपने ऐड करना है उसके साथ ये सवाल भी ले लीजिएगा टू कंक्लूड ऑल ऑफ दिस, कि अब आपको क्या लगता है इस सारी जो कन्फ्रंटेशन है इसका नतीजा क्या निकलेगा, या कहीं से ये भी आपको लग रहा है कि जिस तरह से वीक होती जा रही है सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन, जस्टिस काजी फैज ईसा साहब भी नेक्स्ट इन लाइन है, वो संभाल पाएंगे या इसकी जो साख है उसको वापस ला पाएंगे अगर इसी तरह से पार्लियामेंट की तरफ से अमल दरामद ना होता रहा या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ महाजराई होती रही? तो अलीना, पहली बात तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अगर जस्टिस बंदियाल को लगता है कि जो जस्टिस ईसा कह रहे हैं वो गलत है तो उसका जवाब दें, बजाय इसके कि वो नोट गायब कर दें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से, उसका जवाब दें। उनको वो कह रहे हैं कि मैं इतनी बार लिख चुका हूँ, इतनी बार ये सवाल पूछ चुका हूँ और भी जजेस पूछ चुके हैं, तो वो जवाब क्यों नहीं देते इनका? अपने जजेस को दे दें, चले पब्लिक हमें चाहिए पाकिस्तानी होने के नाते से मुझे चाहिए जवाब। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, हमारे टैक्स पेयर पैसों पे चलते हैं की बात है जी। बिल्कुल 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 जी एक मिनट से बात है। ओके सर, एक मिनट बेनजीर को कंप्लीट करने दें। जी बेनजीर, आपने मुझसे पूछा कि आगे क्या होगा। अलीना, मुझे लगता है कि ये जो पोलराइजेशन है
सुप्रीम कोर्ट में, ये अब खत्म नहीं होगी। ये अब ये जो 6 जजेस हैं जो ज्यादातर, जैसे मैंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब के साथ उनका साथ देते थे इस पूरे मामले में, मुझे नहीं लगता कि ये तो रहेंगे ना, ये तो चीफ जस्टिस, ये तो सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, ये तो कहीं रिटायर नहीं हो रहे इतनी जल्दी। तो मुझे लगता नहीं है कि ये मामला कुछ बेहतर होगा। और इवन जब रेंज आ जाएंगी जस्टिस ईसा के पास, तब भी आपको लगता है कि इसकी गूंज रहेगी? मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ग्रीवेंसेस रहेंगे और मुझे लगता है कि वो रिफ्लेक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कुछ ऐसे जजेस हैं इस बेंच पे जो जिन पे बहुत सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं, और अगर उन एलिगेशंस को उठाया गया और उन पे कार्रवाई हुई तो जाहिर सी बात है कि पोलराइजेशन और बढ़ेगी। अच्छा जी, ठीक है, एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं दूसरे सवाल के साथ। वेलकम बैक जी। कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में कुछ नाराज़गी थी, लेकिन अब देखने में आया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या खुद जरदारी साहब, वो नून लीग और ख़ासकर शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें तो करते नहीं रुक रहे, कभी वज़ीर ख़जाना का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो ये खबरें ये हैं, कयास आ रही हैं, ये हो रही हैं कि कुछ राब्ते हुए हैं पीडीएम जमातों के और पीपल्स पार्टी के आपस में, और अगले इंतखाबात के लिए कुछ सफ़बंदी हो रही है, और उसमें से एक इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले इंतखाबात के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी कुछ सीट एडजस्टमेंट कर सकती है। अब इतने इख्तलाफात के बाद क्या ये मुमकिन है? ये अपने तजियाकारों से हम पूछेंगे। इरशाद भट्टी साहब। जी, पहली बात मैडम शेख, भुट्टो और ज़िया इकट्ठे हो सकते हैं, ज़िया भुट्टो को गले लगा सकता है, भुट्टो ज़िया को गले लगा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। चंद सीटों पर सीट एडजस्टमेंट होगी, मगर मजमूई तौर पर अलग-अलग इलेक्शन होंगे, नंबर 1। नंबर 2, मिसाके मईशत वाकई करना चाहिए, सारों को इलेक्शन से पहले करना चाहिए, और जैसा मैंने आपको कहा था ये होगा, उम्मीद तो है। तीसरी बात, मिलना बिछड़ना, बिछड़कर मिलना, मिलकर बिछड़ना, बिछड़कर मिलना, पलटना चपटना, चपटना झपटकर पलटना। और आखिरी बात मैडम शेख जी, पहली रंगीन पंजाबी फिल्म थी जो उर्दू में भी थी और कलर प्रिंट्स के साथ थी कि इलेक्शन में जब मैं चाहूँगा तब होंगे। वो है ना कि पंजाब जब नहीं जाऊँगी तो लंदन जाऊँगा, तो लंदन से नहीं आऊँगी तो पता नहीं क्या क्या। तो अब दूसरी, उसके बाद उसका अगला पार्ट आ गया है, पार्ट 2, लेवल प्लेइंग फील्ड मैं दूंगा जरदारी साहब। पहला था इलेक्शन जब मैं चाहूंगा होंगे, दूसरा है लेवल प्लेइंग फील्ड मैं दूंगा। लगता है जरदारी साहब की जो मैं है अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क से बड़ी हो गई है, आइन से बड़ी हो गई है, जमहूरियत तो इससे बढ़ के बिलावल साहब कह रहे हैं ना, सबसे बड़ी बिलावल साहब कह रहे हैं अब खिदमत की बारी हमारी। तो हाय हाय हाय, ये तो खबर वैसे आप भी दे चुके हैं ना अंदर खाने। न्याजी साहब, सर वैसे न्याजी साहब ये कहते थे, न्याजी साहब वैसे कहते थे कि ये कभी लड़ाई थी ही नहीं, ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए थोड़ा सा था। न्याजी साहब कौन कहते थे? सर उन्हीं के पास जा रही हूँ अगर आप इजाजत दे तो, जो कहते थे। नहीं, अगर आप इजाजत दें तो मैं तो 1940 से पैदाइश से पहले का कह रहा हूँ कि ये कोई ये इक्तदार और मफादात। चलिए वाटर कूलर आपका हुआ, अगर आपने मेरा इलेक्ट्रा टीवी न्याजी साहब को देना है ब्लैक एंड व्हाइट तो दे दें, हमेशा ही आप ऐसा करती हैं, आज भी कर लें। चले वाटर कूलर आपका हुआ, और बोले आप, और कुछ क्रेडिट चाहिए सर आपको? आज तक जितने आपने तजिए किए सब वैसे ही होता है। न्याजी साहब सर आप बताइएगा। सर आप पहले कह रहे थे ऊपर से है, अब आपको लगता है इस तरह की किसी बात पे गौर हो रहा है? देखो, लड़ाई के लिए कोई ग्राउंड चाहिए, कोई वजह चाहिए, या मुस्तकबिल की जो पॉलिटिक्स है उसके जो भी लैंडस्केप जो बनना है उसके मुताबिक ही उन्हें चलना है ना। अब एक इस वक्त जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो तो तमाम जो सियासी जमातें तहरीक इंसाफ को निकाल के उनका एक ही है। बयानिया जो है उसके अंदर जमा तफरीक तो हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उस जमा तफरीक के अंदर जो है उस बयानिए के अंदर वो एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो जाएंगे। थोड़ा बहुत फर्क करने के बाद मेन उनके जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो सारों के एक है। लेकिन जी अगर मैं ये बताऊं कि 3 साल बाद, अभी लिख लेना कि 4 साल कर लो, ये 3 साल बाद इमरान खान और नवाज शरीफ इकट्ठे खड़े होंगे, तो इसमें कौन सी बात है? जब आखिर 2007 और 2008 में जो चार्टर डेमोक्रेसी जो कहते हैं कि बेनजीर और नवाज शरीफ मुकम्मल किया था, किसी को ये पता है इमरान खान साहब शरीक थे? एक सियासी जमात को नहीं इनवाइट किया गया था, उसका नाम था MQM या काफली जो इख्तियार में थी।
सारी सियासी जमातें चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में लंदन में इकट्ठी थी और इमरान खान था वो थे। दरअसल इसलिए नहीं हुए थे कि बाद में जब ड्राफ्ट बना जो जैसे इकबाल साहब ने और पीपल्स पार्टी की प्रति शहरी रहमान ने किसे बनाया था, तो उस वक्त जाहिर है कि बना के वहीं पे उनके दस्तखत हो गए आखिर में जाके। तो चुनाचे ये सियासत के अंदर जो है ये चीजों को इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना इनके अंदर कुछ साजिश है ना ओके। ये होती है कि इमरान खान साहब चूंकि आजकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, तो इन्होंने आपके लड़के करना है क्या है? जरूर ये हो सकता है कि दिखावे के लिए, जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि दिखावे के लिए दोबारा एक दफा एक दिखावे के लिए लोगों को जो है करेंगे ताकि पता चले कि आप लड़े भी हैं। वो भी डिपेंड करता है कि अगले जो इलेक्शन है उसमें तहरीक इंसाफ जो है वो आया 100% माइनस है, जिसका ज्यादा इम्कान है, आया उसको शाह महमूद फार्मूले के तहत शामिल किया जाएगा, तो इलेक्शन एक और तरह के होंगे आज के तहत ही लोग। अगर वो इमरान खान बिल्कुल नहीं है तहरीक इंसाफ का तो फिर बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, अच्छा बेनज़ीर, अगर चले एक सूरत ये निकाल लेते हैं कि कर रहे हैं सीट एडजस्टमेंट, तो इसमें किस तरह से वर्क करेगा या फ़ायदा या नुकसान किसका होगा? नहीं अलीना, मेरी राय में तो बिल्कुल भी सीट एडजस्टमेंट का कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि देखें अगर पीटीआई और इमरान खान साहब की पीटीआई होती और इलेक्शन लड़ रही होती तो फिर जाहिर सी बात है एक कॉमन कंपेटिटर होता, और फिर ये दो सियासी जमातें शायद सीट एडजस्टमेंट करती हैं, खासतौर पर पंजाब में अगली हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि जैसे नाजी साहब कह रहे हैं कि इस वक्त लग ये रहा है कि बिल्कुल एक माइनस पीटीआई होगी, तो फिर ये दो तो नेचुरल कंपेटिटर्स हैं। और ये मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अगले इलेक्शन के बाद लगता यह है कि मुकाबला इन दोनों के दरमियान होगा कि कौन हुकूमत बनाएगा। देखिए पीपल्स पार्टी ऐसे ही तो नहीं आके पंजाब में बैठी हुई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कई दिन यहाँ पे गुजार के गए हैं, अभी ज़रदारी साहब भी आए हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बनाया जाए, और उसके लिए जाहिर सी बात है पंजाब से आपको कुछ सीटें चाहिए होंगी अगर आपने हुकूमत बनानी है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून शायद चाहती है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आज़म बने या उनकी सियासी जमात में से कोई बने। ये एक जो कंपटीशन है ये इन दोनों के दरमियान होगा अगर पीटीआई बिल्कुल ही इलेक्शन से। आपके तजिए से न्याय साहब को गर्मी लग रही है, पंखा झलने शुरू हो गए? नहीं क्या लाइट है नहीं आ रही है जा रही है, मैं तो कह दूं सारे आप देखेंगे। वैसे बात इस पे होनी चाहिए, ठीक है, वैसे बात इसके ऊपर होनी चाहिए कि भाई इलेक्शंस में जिसका मोटो होगा कि वो अवामी खिदमत करेंगे और वाकई में करेंगे, और ये जो छोटे मोटे मसाइल जिसके लिए ना अब आके 75 साल बाद हमें फ़िक्र भी नहीं करनी चाहिए कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, क्या हो रहा है, गैस नहीं है, इसके ऊपर अब इलेक्शंस होने चाहिए और जो सर्व करेगा उसको वोट मिलना चाहिए। पर देखते हैं जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।